नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है रवि की हकलाहट की समस्या और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भाग को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भाग को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग दूसरा। नाम रवि की हकलाहट की समस्या। मेरे जीवन में परेशानियों की शुरुआत मेरे जन्म के साथ ही शुरू हो चुकी थी। जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे माता पिता के आपसी संबंध बेहतर नहीं थे। उनका हर रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था और इन झगड़ों के दौरान मेरी माँ अक्सर रूठकर अपने मायके यानी कि मेरे ननिहाल चली जाया करती थी। जब भी माँ रूठकर ननिहाल जाती तो मेरे ना चाहते हुए भी मुझे भी उनके साथ ननिहाल में जाना पड़ता था। इन झगड़ों की वजह क्या थी, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, हाँ, लेकिन मेरे सामने इनके झगड़े कई बार हुए। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था और मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उनकी एक किराना की दुकान होती थी। मैं अक्सर शाम को उनकी दुकान में जाया करता था और वह मुझे कई प्रकार की खाने पीने की चीजें लाकर देते थे। दुकान के आसपास के लोग जो कि मेरे पिताजी के मित्र थे और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं पिताजी के साथ दुकान पर होता तो वह मुझसे मिलने और मेरे साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे। दूसरी तरफ मेरी माँ के झगड़ालू स्वभाव की वजह से उनके झगड़ों का अंत नहीं हो पा रहा था। वह दोनों किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते ही रहते थे। जब भी उनका झगड़ा होता तो मेरे नाना नानी हमारे घर में उनकी सुलह करवाने आ जाते थे, लेकिन इसमें वह सुलह कम और दखलंदाजी ज्यादा करते थे। मेरी नानी माँ हमेशा ही मेरी माँ का पक्ष लेती और इन सब झगड़ों की वजह मेरे पिताजी को ही कसूरवार ठहराती। और फिर आखिरकार एक दिन सब झगड़ों का अंत हो ही गया। जब मेरी उम्र 5 साल के आसपास थी तो मेरे माता पिता ने तलाक जैसा कठोर फैसला लिया। तलाक शब्द क्या होता है, मैं इस शब्द से बिल्कुल अनजान था। मुझे नहीं पता था कि तलाक शब्द मेरे जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली लाकर देगा। तलाक के बाद मेरी परवरिश का सारा जिम्मा मेरी माँ को सौंप दिया गया और मैं अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में ही रहने लगा। मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं पिताजी के साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरे इस फैसले को किसी ने नहीं माना और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे माँ के साथ ननिहाल में ही रहना पड़ा। समय बीतता गया और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में भेज दिया गया। मेरे हॉस्टल में जाने के कुछ महीनों के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन मेरी माँ मुझे हॉस्टल में मिलने आई। उनके साथ एक आदमी भी था। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ माँ, आप बताओ कैसे हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। यह कहकर माँ ने मुझे मेरी अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर कुछ समय के बाद माँ ने अपने साथ आए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इनसे मिलो, यह तुम्हारे पिताजी हैं। मैं हैरानी से एक टक उस आदमी की ओर देखे जा रहा था। मैं कुछ भी बोल पाने की परिस्थिति में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैं किसी अनजान शख्स को अपना पिता कैसे मान सकता हूँ? माँ ने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, बेटा क्या हुआ? यह तुम्हारे पिता है, इनके पाँव छुओ। लेकिन मैंने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और पीछे मुड़कर अपनी क्लास की ओर जाने लगा। माँ को शायद यह सब अच्छा नहीं लगा और वह मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मुझसे कहा, बेटा क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं सदमे में था और कुछ भी बोल पाने की परिस्थिति में नहीं था।
मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और वापस अपनी क्लास की ओर जाने लगा। मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी सब कोशिशों के अनदेखा कर दिया। मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। क्लास में मेरा मन नहीं लगा और मैं सीधा अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया। मैं गुमसुम और खामोश सा हो गया। मेरी उम्र उस समय भले ही 6.5-7 साल के आसपास थी, लेकिन मैं फिर भी कुछ समझ पा रहा था। मैं अपने पिताजी को भुला नहीं पा रहा था। मुझे उनकी याद हर पल सता रही थी। उस समय मुझे उनके साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अपने ख्यालों में मैं उनकी किराना की दुकान देख पा रहा था। वह मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे और मैं उनके साथ शरारतें कर रहा था। भले ही उस समय मैं अपने हॉस्टल के कमरे में अकेले बैठा हुआ था, लेकिन अपने ख्यालों में मैं अपने पिताजी की किराना की दुकान में उनके साथ बैठा था। मुझे उन पर गुस्सा भी था। गुस्सा इस बात का था कि तलाक के फैसले के बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। मुझे इसका जवाब मालूम नहीं था। मैं माँ के साथ नहीं आना चाहता था। मैं अपने पिताजी के पास रहना चाहता था, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी मुझे मेरी माँ के पास जबरदस्ती भेज दिया गया था। मैं हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी सामने से मुझे अपनी माँ मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा करके अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की। वह धीरे से मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या हुआ बेटा, नाराज हो? मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ मिलवाने आई थी, लेकिन तुमने उनसे बात तक नहीं की। क्या बात है? माँ की बात सुनकर मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठ रहा। तभी फिर अचानक से मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा, वह मेरे पिताजी नहीं है और आगे से कभी भी उन्हें मेरे पिताजी मत कहना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरे पिता कौन है। वह आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या हुआ है। तुम मेरे हालात के बारे में नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब समझता हूँ। और आपके जो हालात हैं, उन हालातों को पैदा करने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। वह काफी तरफ देर तक मेरी तरफ देखती रही। वह चुपचाप थी। वह समझ चुकी थी कि जिस बात को मैंने इशारों इशारों में कह दिया है, वह बात काफी हद तक सही है। कुछ देर बैठने के बाद वह अचानक से उठी और वहां से जाने लगी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद मैं उन्हें रोक लूंगा, लेकिन मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका और वह अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली गई। जिस समय मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया था, उस समय मेरी उम्र 5.5-6 साल के आसपास थी। यह उम्र किसी बात को समझने के लिए काफी छोटी होती है, लेकिन हालात और मजबूरियां सब कुछ खुद ब खुद सिखा देती हैं। मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पास माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, मेरे नाना नानी और मामा मामी आदि, यह सब रिश्तेदार होते हुए भी मैं अकेला एक हॉस्टल के कमरे में बैठा हुआ था। मैं अपने रिश्तेदारों के होते हुए भी अनाथ के जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं अनाथ नहीं था। मेरे पास मेरे पिता की यादें थी। अब उन्हीं यादों के सहारे मुझे अपना आगे का जीवन जीना था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहा कि आखिरकार वह क्या वजह थी जिससे मुझे अपने पिताजी से अलग होना पड़ा। उस समय तो शायद मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका, लेकिन मैंने ठान लिया था कि किसी न किसी दिन मैं अपने इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढ लूंगा। हॉस्टल की छुट्टियां होने के बाद जब कभी कभार मुझे घर जाने का मौका मिलता तो मैं वहां भी चुपचाप ही रहता। मेरा घर जाने को दिल नहीं करता था, लेकिन मजबूरी वश मुझे घर जाना ही पड़ता था। वहां का माहौल मुझे अजनबी होने का एहसास कराता था। उस घर में मेरी माँ के सास ससुर और देवर देवरानी रहते थे, लेकिन उन सब के होते हुए भी मैं उस घर में अपने आप को अजनबियों जैसा महसूस करता था। वे शायद इसलिए क्योंकि कभी उन्होंने मुझे अपना माना ही नहीं था। जितना प्यार वह मेरे चाचा जी के बच्चों को देते थे, शायद उतना प्यार में मुझे नहीं दे पाते थे। उनके प्यार में हमेशा अजनबी हो जैसा व्यवहार झलकता था।
मेरे सौतेले पिता के साथ फिर पारस्परिक भावनात्मक सामंजस्य कुछ अजीब सा था। हम दोनों एक दूसरे को अपना नहीं पा रहे थे। हमारे व्यवहार, हमारे बातचीत में वह अपनापन नहीं था जैसा एक बाप बेटे के बीच होना चाहिए था। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार बस एक औपचारिकता थी। कुल मिलाकर ना वह मुझे अपना बेटा मान रहे थे और ना ही मैं उन्हें अपना पिता मानने के लिए तैयार था। अपने सौतेले पिता से बात करते समय मुझे हर समय अपने पिताजी की याद आती थी, उनके साथ बिताए वह पल याद आते थे। शायद यही कारण था कि मेरे और मेरे सौतेले पिता के बीच कभी बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं बन सका। समय बीतने के साथ साथ मेरे स्वभाव में भी तब्दीली आने लगी। मैं अपने हम उम्र बच्चों की तरह शरारती नहीं था। मैं चुपचाप और खामोश सा रहता था। मैं अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो चुका था। मेरी सोच पहले से ज्यादा प्रफुल्लित हो चुकी थी। मैं अब दुनियादारी को समझने लगा था। मैं अपने आसपास के लोगों या अपने सहपाठियों से बहुत ही कम बोलता था। मुझे बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा अपने पुराने दिनों की यादों में खोया हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने पिताजी को भूल नहीं पा रहा था। अपने ख्यालों में मैं पिताजी के पास होने की कल्पना करता था। इस कल्पना या ख्यालों में मैं अपने पिताजी के पास उनकी दुकान पर बैठा खेल रहा हूँ और वह मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। वह मुझे अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाकर दे रहे हैं। मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। मैं उनकी यादों में खोया हुआ था कि तभी मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगने का आभास होता है। मैं अचानक से चौंक जाता हूँ और अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाता हूँ। कितनी देर से मैं तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी आवाज सुन नहीं रहे। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? कहाँ बैठे हो? क्या तुम क्लास में हो? क्या यह तुम्हारा क्लास में बैठने का रवैया है? इस तरह बैठते हैं? चलो उठो, खड़े हो जाओ। मेरी अध्यापिका ने मुझे क्लास में चपत लगाकर डांटने के लहजे से मुझसे कहा। अध्यापिका से डांट खाकर मैं चौंक गया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उनकी चपत ने मुझे अपने ख्यालों की दुनिया या यूं कहें कि काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाल दिया। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आकर मैंने पाया कि मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ। अपने ख्यालों में मैं इतना खो जाता था कि मुझे अपने आसपास क्या हो रहा है, इसके बारे में जरा भी मालूम नहीं होता था। इसी वजह से जब मैं अपनी क्लास में बैठा था तो अध्यापिका हमें क्या पढ़ा रही है, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने मुझे कई बार आवाजें लगाई, लेकिन मैं अपनी काल्पनिक दुनिया में इतना खो गया था कि मैंने उनकी सभी आवाजों को अनसुना कर दिया। यही कारण था कि वह मेरे पास आकर मुझे डांट रही थी। तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ मैं क्या पढ़ा रही थी? अध्यापिका ने फिर से मुझे डांटते हुए कहा। जी, जी, यह जी, जी क्या लगा रखा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? रवि, तुम क्लास के सबसे होशियार बच्चे हो। तुम्हारा दिमाग भी बाकी छात्रों के तुलना में सबसे तेज है। बस तुम में कमी यह है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तुम ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते। तुम अगर जरा सा अपनी पढ़ाई लिखाई पर और ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दो तो तुम पढ़ने में और भी अच्छी हो सकते हो। चलो छोड़ो इस बात को और यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी बोल पढ़कर सुनाओ। ख ख खखक खूब लड़ी म म मर्दानी। यह क्या ख ख ख लगा रखा है? आराम से पढ़ो। मेरी अध्यापिका ने मेरे इस प्रकार से पढ़ने के लहजे को देखते हुए मुझे डांटते हुए कहा। मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे गले को किसी ने जोर से पकड़ रखा है, जैसे कि अपने हाथों से जकड़ रखा है और वह मुझे बोल दे नहीं दे रहा। मैंने बोलने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन वह सब बेकार हो रही थी। मेरे इस प्रकार के रवैया को देखकर मेरी क्लास में बैठे मेरे सभी सहपाठी मुझ पर हंसने लग गए थे। मैं बेबस होकर अपनी अध्यापिका के मुंह की
तरफ देखने लगा। अध्यापिका को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि शायद मैं पढ़ने से बचने के लिए जानबूझकर कोई बहाना बना रहा हूँ, और वह फिर से मुझे डांटने लग गई। लेकिन उनकी डांट का मुझे जरा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने साथ बीत रही इस हालत पर हैरान था। कुछ समय के बाद मेरी अध्यापिका ने मुझे मेरी सीट पर बैठने को कहा और मैं सीट पर बैठकर चुपचाप खामोश सा हो गया। मैं हैरान था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ था। कुछ समय के बाद मुझे छुट्टी हो गई और मैं अपने हॉस्टल के कमरे में जाने लगा। कमरे में जाकर मैंने बोलने की कोशिश करने लगा। उस समय मैं आराम से बोल पा रहा था। फिर मैंने अपने स्कूल के वह किताब निकाली और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी मुझे वही परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं हैरान था। मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे साथ जरूर कोई ना कोई बुरी घटना हो रही है। मैं पहले से ही बहुत परेशान था और इस नई परेशानी ने मुझे और भी दुविधा में डाल दिया था। अपनी परेशानी की वजह से मैं भगवान से पहले ही बहुत नाराज था और अब इस नई मुसीबत के चलते मेरी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं मन ही मन भगवान को कोसने लगा था। अपनी परेशानी की वजह से मुझे कई बार आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन मैं आत्महत्या करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। बार बार मुझे इस दुनिया में नहीं आना। लेकिन अब इस नई मुसीबत के चलते मेरा आत्महत्या करने का मन पक्का हो चुका था। उस वक्त मैं चुपचाप बैठकर इस मुसीबत से निकलने के बजाय आत्महत्या करने के तरीके के बारे में सोचने लगा था। लेकिन मेरा अवचेतन मन में मुझे आत्महत्या करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसी बीच मेरे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह लड़ाई मेरे आत्महत्या करने और ना करने के बीच थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उस समय मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जो कि मेरी मन की इस हालत को समझ सकता या जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कह सकता। अमूमन मुझे इस परिस्थिति में अपने माँ के पास होना चाहिए था, ताकि मैं माँ के साथ अपने मन की बात करके अपना मन हल्का कर लेता या फिर अपनी इस नई मुसीबत के बारे में बातचीत कर लेता। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर इस समय मेरी माँ मेरे पास होती तो मैं उसके साथ अपने दिल की बात कर लेता और वह मुझे कुछ ना कुछ समझा देती या कोई ना कोई इसका रास्ता बता देती। लेकिन इस समय मेरी माँ भी मेरे पास नहीं थी। मेरा मेरी माँ से संपर्क टूट सा गया था। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि दूसरी शादी करने की वजह से मैं अपनी माँ से बहुत नाराज था और मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, जिस वजह से शायद वह भी मुझे अनदेखा करने लगी थी। और दूसरा कारण यह था कि मेरी माँ ने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया था, यानी कि मेरा भाई पैदा हो गया था, जिस वजह से उनका सारा ध्यान मेरे दूसरे सौतेले भाई की तरफ हो चुका था। मैं उसको सौतेला तो नहीं कह सकता था, क्योंकि हम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्म लिया था, लेकिन हम दोनों के पिता अलग अलग थे। मुझे उसके पैदा होने की खुशी भी थी, लेकिन मेरा मन इस खुशी को स्वीकार नहीं कर रहा था। खैर, बार बार अपनी जिंदगी का रोना रोने से कोई फायदा नहीं था। जो मेरे साथ हो चुका था या जो भगवान को मंजूर था वह सब हो चुका था। अब मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना था और भविष्य के साथ साथ मेरे ऊपर आई इस नई मुसीबत का हाल भी सोचना था। अपनी इस मुसीबत का हल के बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं अपने बिस्तर पर सो गया। कुछ समय के बाद मेरा मित्र राजेश मेरे कमरे में आया और मुझे जगाने लगा। उठो रवि, क्या हुआ तुम्हें? उसके बार बार जगाने से मैं तुरंत जाग गया और उसकी ओर देखने लगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। पता नहीं। हाँ। पता नहीं। यह कैसा जवाब हुआ? मुझे सच में पता नहीं कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। खैर छोड़ो इस बात को, यह बताओ कि क्लास में तुम्हें क्या हो गया था जब अध्यापिका जी ने तुमसे कविता सुनाने को कहा था।
पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे क्या हो गया था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है किसी समय। अच्छा यह बताओ, तुम इस बार छुट्टियों में घर जा रहे हो या फिर इस बार भी यही रुकने का इरादा है? पता नहीं, जाने का दिल तो नहीं करता लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 2 साल के बाद तो मैं घर जा रहा हूँ। यह हुई ना बात। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। चलो अब खाने का समय हो गया है, तो खाना खाने चलना है या यहीं बैठने का इरादा है? मेरा दिल नहीं कर रहा और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तुम खाना खा आओ, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ और थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। अपने मित्र राजेश से बातचीत करते समय मैंने ध्यान दिया कि मुझे पहले जैसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यानी मेरे साथ जो मेरी क्लास में हुआ वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से उससे बातचीत कर रहा था, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन मैं स्कूल में गया और क्लास में बैठ गया। मेरी अध्यापिका ने मेरा हाल चाल पूछा और मुझसे कहा, रवि अब क्या हाल है, ठीक हो ना? जा जा जा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कोई समस्या है? अध्यापिका ने मुझसे कई बार पूछा लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं फिर से कल जैसी समस्या का शिकार बन चुका था। मेरे चाहने पर भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इधर आओ मेरे पास। मेरी हालत देखकर अध्यापिका ने मुझसे कहा। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और उनके पास जगह खड़ा हो गया। क्या हुआ रवि? कुछ तो बताओ। कोई समस्या है क्या? क्या तुम्हें पहले भी ऐसी समस्या होती है? मेरी अध्यापिका ने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी लेकिन मेरे पास उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था। मैं चुपचाप वहां उनके पास खड़ा था। मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दे देता क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। मैं फिर से बोलने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन इस बार भी मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे सहपाठी मेरे ऊपर हंस रहे थे। वह मेरा मजाक बना रहे थे। मेरी अध्यापिका ने मुझसे फिर से बोलने को कहा लेकिन मैं चुपचाप रहा। कुछ समय के बाद में मुझे डांटते हुए मुख्य अध्यापिका के पास ले गई और उनसे कहने लगी, मैडम जी इस रवि को देखो क्या हो गया है। क्योंकि मैं क्लास में सबसे होशियार लड़का था, इसलिए मुख्य अध्यापिका जी मुझे पहले से ही जानते थे। वह जानते थे कि मैं स्कूल के बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं शरारती नहीं हूँ, जिस वजह से मैं कोई शरारत नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने गुस्से में बात ना करते हुए आराम के बात करने लगे। उन्होंने मेरी अध्यापिका को कहा, क्या बात है, इसे क्यों लाई हो? मैडम जी पता नहीं इसे क्या हो गया है। जब भी इसको कुछ सुनाने को बोलो तो यह मेरी तरफ एकटक देखे जाता है, यह कुछ बोलता नहीं। कल भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था और आज भी इसमें वैसा ही किया है। मैं तुम्हारी बात को कुछ समझी नहीं। खुलकर बताओ आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? मैडम मैं यह कहना चाहती हूँ कि कल रवि को मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बोलने के लिए कहा था। इस कविता को उसने किताब में से देखकर ही बोलना था लेकिन इसे पता नहीं क्या हो गया था। यह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे बिठा दिया। मैंने सोचा शायद यह बीमार वगैरह हो गया है, इस वजह से यह ऐसा कर रहा है। आज मैंने फिर से इसे वही कविता बोलने के लिए कहा लेकिन फिर भी यह कुछ नहीं बोला। क्यों रवि बेटा, अध्यापिका सच कह रही है, तुम तो अपनी क्लास के बहुत ही होशियार लड़के हो। तुम्हें तो लिखना पढ़ना सब अच्छे से आता है। तुम अपने क्लास में प्रथम स्थान पर रहते हो। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए यह कविता पढ़ना देखकर पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन जैसा कि तुम्हारी अध्यापिका कह रही है कि तुम मुझसे देखकर भी बोल नहीं पा रहे हो, क्यों, क्या तुम बता सकते हो? जा जा जा। जी प पता नहीं। देखा मैडम जी, ये ऐसे ही बात करता है। क्लास में भी इसने इसी प्रकार से बात की थी और अब आपके सामने भी यह इसी प्रकार से बोल रहा है। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ।
रवि बेटा, पहले तो आराम से बैठो, इस बारे में हम कुछ देर के बाद बात करते हैं। मैं मुख्य अध्यापिका जी के पास बैठ गया। कुछ देर तक वह अपना काम करती रही और मैं इधर-उधर देखने लग गया। मैं अपनी सोच में मग्न हो गया। मैं अपने बारे में सोचने लगा। मेरे साथ क्लास में जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में सोचने लगा। मैं हैरान था कि आखिरकार मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही थी। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा था। मैं डर रहा था कि मुझे क्या हो गया है। फिर कुछ देर के बाद मुख्य अध्यापिका जी ने मेरी ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। तुम मुझसे खुलकर बात करो। किसी प्रकार की कोई चिंता है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या बात है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मैडम जी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कोई समस्या नहीं है। किसी प्रकार की चिंता वगैरह भी कुछ नहीं है। क्लास में मैंने बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो मेरे गले को किसी ने पकड़ रखा है। मैंने धीरे धीरे बात करते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम मेरे साथ भी तो आराम से बात कर ही रहे हो ना। अभी देखो तुमने कितना अच्छा बोला है। क्या कोई समस्या हुई? नहीं ना। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम अगर छुट्टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हो। नहीं मैडम जी, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता। मैं अपनी क्लास में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद मैं अपनी क्लास में चला गया। उस समय क्लास में कोई अध्यापिका मौजूद नहीं थी। क्लास में पहुंचते ही मेरे सहपाठियों का रवैया मेरे प्रति बदला हुआ था। वह मेरी ओर अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मेरे अपनी सीट पर बैठते ही वह मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बनाने लग गए। मेरे एक सहपाठी ने तो हद ही कर दी। वह खड़ा होकर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरे लहजे, यानी जिस प्रकार से मैं अटक अटक कर बोल रहा था, ठीक उसी अंदाज में सुनाने लग गया। उसके इस प्रकार से बोलने से बाकी के सहपाठी मेरी ओर देखकर हंसने लग गए थे। मुझे उनका रवैया अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। जब उनका मजाक हद से पार हो गया तो मैंने गुस्से में अपना किताबों वाला बैग उठाया और क्लास से बाहर जाने लग गया। बाहर जाते समय दरवाजे के पास ही मेरी अंग्रेजी वाली अध्यापिका मुझे मिल गई। अब उन्होंने क्लास लेनी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर पहले जैसी परिस्थिति में आ गया था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी सब कोशिशें बेकार चली गई। बोलने की कोशिश करते समय जब मैंने अपनी क्लास में अपने से सहपाठियों की ओर देखा तो वह मेरी ओर देखकर मेरा मजाक बना रहे थे। मेरे कुछ सहपाठी मेरे बोलने की नकल कर रहे थे। मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैं वहां से भागकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। मेरी अध्यापिका मुझे पीछे से आवाज लगाने लगी और वह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। मेरे इस तरह से भाग जाने से स्कूल में एक हंगामा सा मच गया। इस हंगामे को सुनकर मुख्य अध्यापिका जी अपने दफ्तर से बाहर आ गई और उन्होंने मुझे अपने कमरे की ओर भागते हुए देख लिया। मेरे पीछे मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका भी आ रही थी। मुख्य अध्यापिका जी ने उन्हें रोका और पूछने लगी थी, क्या हुआ? यह शोर कैसा है और इस लड़के को क्या हुआ है? यह इस तरह भाग क्यों रहा है? पता नहीं मैडम जी, जब मैं क्लास में दाखिल हो रही थी तो रवि क्लास से बाहर की ओर जा रहा था। मैंने तो सिर्फ से क्लास से बाहर जाने का कारण पूछा तो वह कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। शायद उसे कोई समस्या थी। फिर जब मैंने क्लास के अंदर उसके बाकी सहपाठियों की ओर देखा तो वह सब उस पर हंस रहे थे। शायद वे उसका मजाक बना रहे थे। इससे पहले कि मैं क्लास के बाकी के विद्यार्थियों को कुछ कहती या उन्हें रोकती, रवि अपना बैग लेकर वहां से भाग गया। मैं अपने कमरे में आ चुका था और अपना बैग दूसरी ओर रखकर बिस्तर पर लेटकर रोने लग गया था। कुछ समय के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर आवाज हुई और मैंने दरवाजा खोला।
कमरे के बाहर मेरी मुख्य अध्यापिका जी खड़ी थी। मैंने उन्हें देखते ही झट से अपने आंसू पोंछे और वहां खड़ा हो गया। मुख्य अध्यापिका जी कमरे के अंदर आई और उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो, यूं रोना धोना बंद करो। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इससे पहले मेरे सिर पर किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा था। यहाँ तक कि मेरी सगी माँ ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था। मैंने उनकी ओर देखा और जोर जोर से रोने लग गया। मुख्य अध्यापिका जी ने तुरंत हॉस्टल के डॉक्टर को फोन किया और मेरे कमरे में आने को कहा। कुछ समय के बाद डॉक्टर मेरे कमरे में आए और मेरी जांच करने लगे। जांच के दौरान उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पाया जिससे कि मुझे कोई समस्या हो सकती हो, यानी मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मेरा रक्तचाप सामान्य था। फिर वह मुझसे बातचीत करने लग गए। बातचीत के दौरान में अटक अटक कर बोलने लग गया। कुछ देर बातचीत करने के बाद डॉक्टर ने मुख्य अध्यापिका जी से कहा कि इसे हकलाहट की समस्या है। हकलाहट, यह शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था। यह क्या है और क्यों होती है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मुख्य अध्यापिका जी हकलाहट की समस्या के बारे में अच्छी प्रकार जानते थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हकलाहट जैसी कोई समस्या है तो वह यकीन करो खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, ऐसी समस्याएं तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं। तुम कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर लेती हूँ। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।